दोस्तों सी लैंग्वेज के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सी लैंग्वेज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जो कि है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। अब देखो, नॉर्मली अगर हम बात करें सी लैंग्वेज के किसी भी प्रोजेक्ट की या फिर हम बात करें नॉर्मली किसी भी प्रोग्राम के, तो उन सब जगह हमें डेटा टाइप्स का यूज देखने को मिलता है। इवन अगर एग्जाम्स वगैरह की बात करें तो उसमें भी डेटा टाइप से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई बार तो वाइवा में भी डेटा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ऐसे में जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर आपकी पकड़ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स का क्या रोल प्ले है और डेटा टाइप्स कैसे वर्क करते हैं, इन सभी चीजों को समझने वाले हैं। इसके साथ ही वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का क्या रोल प्ले होता है, कैसे डेटा टाइप्स के साथ में वेरिएबल या आइडेंटिफायर वर्क करते हैं, इस टर्म को भी हम काफी डिटेल में और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। नो डाउट कि ये जो वीडियो है आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से, जो कि है डेटा टाइप्स। कि डेटा टाइप्स एक्चुअल में है क्या और सी लैंग्वेज में इसका क्या रोल प्ले। देखो, नॉर्मली जब आप किताब में डेफिनेशन देखते हो तो डेफिनेशन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। टू स्टोर डेटा इनसाइड द कंप्यूटर वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कंप्यूटर में, जो सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं और उसमें कंप्यूटर में जो भी हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वो जो डेटा है उसका टाइप क्या है। अगर आप यहाँ पे इस वर्ड पे भी ध्यान दो तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है डेटा और एक है टाइप्स। अब बेसिकली अगर आप अपने कीबोर्ड पे ध्यान दो तो इसमें आपको मेनली दो तरीके का डेटा देखने को मिलेगा। एक तो आपका अल्फाबेटिक पैटर्न है और एक आपका नंबर पैटर्न है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम सी लैंग्वेज में किसी भी डेटा को कीबोर्ड से इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि ये जो डेटा है ये टाइप क्या है इसका। जैसे अगर मैं नंबर्स ऐड कर रहा हूँ तो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं या फिर कोई भी लेटर की मैं बात करूं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कैरेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली सी लैंग्वेज को पता नहीं होता कि आप किस तरीके का डेटा ऐड कर रहे हो और उसका यूज आप किस पर्पज से करने वाले हो। क्योंकि अगर मैं ABCD किसी नंबर को डाल रहा हूं तो वो एक कैरेक्टर है, उसका यूज हम किसी इक्वेशन में नहीं करने वाले। अगर मैं 1 2 3 की बात करूं तो इसे जो हम लिख रहे हैं इसका यूज हम नाम लिखने के लिए नहीं कर रहे, हम एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, इसके लिए इसका यूज करते हैं। तो सी लैंग्वेज बोलता है कि जो भी डेटा आपको मेरे पास इंसर्ट करना है उससे पहले आपको उसका टाइप बताना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कीबोर्ड में ध्यान दें तो हमारे पास मेनली 3 टाइप के डेटा आपको देखने को मिलेगा। एक आपको दिखेगा यहाँ पे 1 2 3 के फॉर्मेट में, एक आपको ABCD के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा और एक डेटा जो हम क्रिएट करते हैं वो है डेसिमल वैल्यूज का। जैसे 7.89 हो गया या फिर 4.56, 7.48, कोई भी वैल्यू अगर हम पॉइंट में लिख रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल वैल्यू बोलते हैं। तो बेसिकली ये हो गए हमारे कुछ डेटा और यहाँ पे ये हो गया इसका टाइप। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो इसका टाइप क्या है, इंटीजर। अगर मैं इन वैल्यूज की बात करूं तो इसका टाइप क्या है, डेसिमल। अगर मैं इन लेटर्स की बात करूं तो इनका टाइप क्या है, कैरेक्टर। तो बेसिकली अगर मुझे सी लैंग्वेज में ये या फिर ये या फिर ये इनमें से कोई भी वैल्यू ऐड करना है किसी काम को करने के लिए तो मुझे सी लैंग्वेज में पहले इनका टाइप बताना पड़ेगा और यही होता है डेटा टाइप। यानी इस डेटा के टाइप को डिक्लेयर करना है डेटा टाइप। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा हो। इसी के साथ अगर मैं सी लैंग्वेज में डेटा टाइप की बात करूं तो यहाँ मेनली आपको 4 बेसिक डेटा टाइप देखने को मिलते हैं। एक है इंट, एक है कैर, एक है फ्लोट और एक है डबल। अब नॉर्मली अगर इंट की बात करें तो इंट में हम कैसी वैल्यूज रख रहे हैं, इंटीजर वैल्यूज रख रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा 1 2 3 4 या फिर मान लो कोई भी नंबर्स की हम बात करें तो वो सब किस टाइप का डेटा है, वो इंटीजर टाइप का डेटा है। इसी के साथ अगर हम कैर की बात करें तो जैसे मान लो कि अगर हम ABCD लिख रहे हैं, हम मान लो कोई भी एक लेटर ले रहे हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो उसे हम किस चीज में डिनोट करेंगे, कैर में। उसका डेटा टाइप क्या है, कैर। और वो किस तरीके का डेटा है, कैरेक्टर टाइप का डेटा। इसके साथ ही अगर मान लो कोई भी डेसिमल वैल्यू है, चाहे मैं बोलूं 4.3, 7.89, 8.6, तो अगर हम किसी भी नंबर को पॉइंट बेसिस पे डेसिमल वैल्यू के बिहाफ पे डिनोट कर रहे हैं तो उसे हम किस में लेते हैं, फ्लोट में, या फिर हम उसे ले सकते हैं डबल में। यहाँ पे काफी लोग को कंफ्यूजन रहता है कि फ्लोट और डबल दो दो क्यों दिए हुए। तो देखो, कई डेसिमल वैल्यूज जो है उनका जो पॉइंट रेशियो वो ज्यादा होता है,
तो जब आपको हाई लेवल पे डेटा स्टोर करना है, यानी कि जिसका जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विथ हाई प्रिसीजन, तो वहां पे हम यूज करते हैं डबल डेटा टाइप का। अगर आपकी डेसिमल जो काउंटिंग है वो काफी ज्यादा बड़ी है, तो वहां पे अगर हमें डेटा को स्टोर करना है तो हम डबल डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। और अगर हमारा नॉर्मल डेसिमल वैल्यूज है तो वहां पे हम फ्लोट में डेटा को स्टोर करते हैं। आई होप कि इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मली कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि अगर हम कैट डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं, तो कैट डेटा टाइप जो डेटा को स्टोर कर रहा है वो कितना बाइट का साइज ले रहा है। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम का साइज कितना बड़ा हो रहा है, वो चीज बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आप इंट डेटा टाइप में कोई भी वैल्यू स्टोर करते हो तो या तो वो 2 बाइट का साइज लेगा या वो 4 बाइट का साइज लेगा। अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हो तो वहां पे ज्यादातर इंट में आपको 2 बाइट का साइज देखने को मिलेगा। अगर आप दूसरे आईडीई यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको 4 बाइट मैक्सिमम तौर पे देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर हम कैर की बात करें, जैसे मान लो कैर में मैंने किसी वैल्यू को स्टोर किया, लाइक मैंने ए को स्टोर किया, तो यहाँ पे कैर में वो कितना साइज लेगा, वो जो ए में स्टोर कर रहा हूं वो कितना साइज लेगा, वो लेगा 1 बाइट का साइज। इसी की जगह अगर मान लो मैंने स्टोर किया है फ्लोट डेटा टाइप में 7.39 को, तो वो मेमोरी कितना लेगा, यानी वो कितना साइज लेगा, वो साइज लेगा 4 बाइट का। इसके साथ ही अगर मैं डबल डेटा टाइप की बात करूं, मान लो 7.43 को मैं फ्लोट में स्टोर नहीं कर रहा हूं, मैं डबल में स्टोर कर रहा हूं, तो यहां पे मेरा जो साइज लेगा वो कितना लेगा, वो लेगा 8 बाइट्स का। तो ये काफी जगह मैटर करता है, जब आप प्रोग्राम वगैरह बनाओगे, प्रोजेक्ट करोगे, तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि अगर आपका डेसिमल वैल्यू जो है वो कम रेशियो का है तो वहां पे उसे फ्लोट में स्टोर किया जाता है, और नहीं तो फिर उसे डबल में स्टोर किया जाता है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि डेटा टाइप क्या है। आप जो भी डेटा कंप्यूटर में इंसर्ट कर रहे हो उस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमें कंप्यूटर में कि वो किस तरीके का डेटा है, वो इंटीजर वैल्यू है, वो फ्लोट वैल्यू है, या फिर वो कैरेक्टर वैल्यू है। तो वो जो है वो हमें डिक्लेयर करना होता है, उसे आइडेंटिफाई करना होता है, वही होता है डेटा टाइप। दूसरा, यहाँ पे हर एक तरीके के डेटा का या डेटा टाइप का साइज अलग होता है। अगर हम किसी वैल्यू को इंट डेटा टाइप में स्टोर करते हैं तो वहां पे वो 2 से 4 बाइट का साइज लेगा। अगर किसी भी वैल्यू को हम कैर डेटा टाइप में स्टोर करते हैं तो वहां पे वो 1 बाइट का साइज लेगा। और अगर हम किसी भी वैल्यू को फ्लोट में स्टोर कर रहे हैं, फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं, जैसे 7.83 हो गया, तो वो कितना साइज लेगा, वो लेगा 4 बाइट्स का। और अगर हम डबल में स्टोर करते हैं तो 8 बाइट्स का। इस चीज को अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कंप्यूटर में कि कौन कितना ज्यादा साइज ले रहा है। नॉर्मली यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक द साइज ऑफ डेटा यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा टाइप है उसके अंदर हम अलग अलग वैल्यू डालेंगे, इंट में अलग, कैर में अलग, फ्लोट में अलग, डबल में अलग, और हम देखेंगे कि वो कितना साइज ले रहा है। इसने जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्या इसके बिहाफ पे साइज हमें शो कर रहा है या फिर हमें अलग बिहाफ पे साइज को शो कर रहा है। अब देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो डेव C++ है इसको हमने इंस्टॉल किया था, एंड इसी पे हमने हमारा फर्स्ट प्रोग्राम भी लिखा था। आपको क्या करना है कि इसी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये कुछ ब्लैंक मिलेगा, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ किसी भी पुराने प्रोग्राम को। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई पुराना प्रोग्राम मैंने लिखा होगा इसमें, तो ab.c को हम ओपन कर लेते हैं जिसमें हमने हमारा लास्ट प्रोग्राम लिखा था। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ पूरा यहाँ पे डिलीट, एंड सिंपली सिंटैक्स आपको नजर आ रहा है, हैश इंक्लूड studio.h, मेन हमारा फंक्शन है, एंड करली ब्रैकेट के अंदर में हम हमारा कोड लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हम ट्राई करते हैं वो हम करते हैं इंट डेटा टाइप में। इंट का मतलब क्या है, इंटीजर, यानी कोई भी अगर हमारे पास नंबर है, कोई भी हमारे पास वैल्यूज है, तो उसको हम किस में स्टोर करेंगे, इंट में। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर मुझे कोई वैल्यू लिखनी है, जैसे मान लो कि मुझे इंट के अंदर 3 वैल्यूज स्टोर करनी है, जो हमारा डेटा टाइप है इंट, इसमें मुझे 3 वैल्यू लेना है। अगर मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूं, मान लो कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है ऐड का, जिसमें यूजर ने एक नंबर दिया और फिर यूजर ने दूसरा नंबर दिया, और दोनों नंबर्स को ऐड करके मैं उसका इक्वेशन शो कर रहा हूं एक जगह पे। तो यहां पे इंट में मैं कितनी वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, मैं 3 वैल्यू स्टोर कर रहा हूं। एक वैल्यू जो पहला दिया यूजर ने, दूसरी वैल्यू जो यूजर ने दी, और तीसरा उसका इक्वेशन, यानी कि हम कितनी वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, 3 वैल्यूज। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे इंट डेटा टाइप में किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है तो मैं उस वैल्यू को पहचानूंगा कैसे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे उसे एक आइडेंटिफायर देना पड़ेगा। अब आइडेंटिफायर कैसे देंगे, जैसे इंट में मैं पहली वैल्यू स्टोर कर रहा हूं,
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू 1, मैंने एक आइडेंटिफायर दिया जो क्या है वैल्यू 1। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया एक वैल्यू क्या डाला, मैंने डाला वैल्यू 85। इस तरीके से मैंने क्या डाला, एक वैल्यू डाला। अब यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज कैसे करेंगे, यहाँ पे टर्मिनेशन साइन यानी कि सेमीकोलन देके। अब मुझे इसका साइज चेक करना है, तो साइज मैं चाह रहा हूं मैसेज में प्रिंट हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे printf ब्रैकेट के स्टार्ट, और अब यहाँ पे हम ऑपरेटर देंगे जिससे हम डेटा टाइप का साइज चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ, हमें क्या करना है, हमें साइज देखना है। किसका साइज देखना है, यहाँ पे ब्रैकेट चालू करना है आपको, एंड साइज ऑफ देखना है मुझे वैल्यू 1 का। किसका देखना है, वैल्यू 1 का। अब यहाँ पे सिंपली एंड पे आए, एंड इसको हमने क्या टर्मिनेट। तो अब अगर मैं यहाँ पे F9 करूं तो मुझे यहाँ पे दे देगा एक एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि जब भी मुझे आउटपुट में कोई वैल्यू को रेफरेंस देना होता है तो वहां पे हमें %d से उसे डिनोट करना होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, printf में आएंगे, एंड यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर में लिखेंगे %d, एंड सिंपली यहाँ पे हम इसको करेंगे क्लोज, और प्रोग्राम को हमने किया यहाँ पे कंपाइल एंड रन। अब जब मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूं तो आप यहां नोटिस करेंगे कि साइज मुझे कितना शो कर रहा है, मुझे साइज शो कर रहा है 4। इसी की जगह अगर मान लो कि मैं इसके डेटा टाइप को चेंज कर देता हूं, लाइक मैं यहां पे लिख देता हूं डबल, मैंने क्या लिखा डबल, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू को चेंज करता हूं, लाइक मैं 85.36 इस तरीके की वैल्यू डाल देता हूं। तो अब हम डेटा टाइप कौन सा यूज कर रहे हैं, डबल। तो डबल में कितना स्टोरेज लेता है, मेमोरी स्पेस कितना लेता है, 8 बाइट्स का। तो अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूं एग्जीक्यूट में, एंड यहाँ पे सिंपली कंपाइल एंड रन पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखोगे कि अब यहाँ पे मुझे कितना साइज शो कर रहा है, डबल की वजह से 8 बाइट्स का। आप देख पा रहे हैं कितना शो कर रहा है, 8 बाइट्स का। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे कैर लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैर, और अब यहाँ पे वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हमारी लेटर्स में होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे a। हमने क्या लिया, a। जब भी आप कैरेक्टर में वैल्यू लेते हो तो आपको यहाँ पे सिंगल एपिस्ट्रॉफ का साइन देना होता है, सिंगल कोट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या साइन देना है, सिंगल कोट का साइन देना। तो हम यहाँ एग्जीक्यूट में गए, एंड यहाँ पे सिंपली हमने कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया। अब जब मैंने यहाँ पे कंपाइल एंड रन किया तो आप देखोगे कैर की वजह से कितना साइज शो कर रहा है, 1। पहले कितना शो कर रहा था डबल में, 8। इंट में कितना शो किया, 4, और कैर में कितना शो कर रहा है, 1। इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं वैल्यू को, मैं सपोज यहाँ लिख दूं फ्लोट, एंड यहाँ पे वैल्यू मैं दे दूं, लाइक मैंने वैल्यू दे दिया 4.56। आपने देखा डबल यूज किया था, ऐसे डेसिमल वैल्यू डालती तो वहां पे कितना आ रहा था, 8 बाइट्स, और यहाँ पे कितना साइज आना चाहिए, 4 बाइट्स। तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट में जाएंगे एंड कंपाइल एंड रन पे क्लिक कर देंगे। आप देखोगे यहाँ कितना शो कर रहा है फ्लोट की वजह से, 4 शो कर रहा है। सो आई होप कि आपका जो ये वाला डाउट था कि इंट में अगर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, कैर में कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फ्लोट में कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, डबल में कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो वो कितना साइज लेगा, वो चीज विद प्रैक्टिकल अभी हमने करके देखा। और ये हमने करा कैसे, हमने करा है साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो बहुत ही सिंपल कोड है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा सिंपली printf। इसके बाद जो भी हमें वैल्यू का एक रेफरेंस शो करना है, जैसे 1, 4, ये सब चीजें मुझे शो करना है, तो इसके लिए हम क्या देंगे, डबल कोट्स के अंदर में %d। इसके बाद हम आगे गए, कोमा करना है, एंड यहाँ पे सिंपली हमें देना है साइज ऑफ ऑपरेटर, एंड ब्रैकेट में जो भी हमारी वैल्यू है, ये जो भी हमारा आइडेंटिफायर है उसको हमें लिख देना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू 1, और सिंपली हमने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, एंड इसको हम कर देंगे कंपाइल एंड रन, और आप देखोगे कि यहाँ पे 4 बाइट्स ये हमें शो कर रहा है। सो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड सिंपली यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज किया। अब यहाँ पे बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की, क्योंकि ये चीज एग्जाम्स में कई बार आता है। आपको लग रहा होगा कि डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे भी 4 पढ़े हैं, तो सी लैंग्वेज में टोटली 4 ही डेटा टाइप होते होंगे, पर ऐसा नहीं है। नॉर्मली अगर हम इस डेटा टाइप की बात करें तो ये सबसे बेसिक डेटा टाइप्स है। अगर आप यहाँ पे इसके इन डिटेल पढ़ोगे कि डेटा टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, तो नॉर्मली आपको यहाँ पे मेनली 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक होता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, और एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अभी आपने सी लैंग्वेज स्टार्ट किया है तो इतना इन डिटेल हम प्रेशर नहीं डालने वाले हैं, मैं आपको शॉर्ट में चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो चीजें हमने पढ़ी, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये कैसे डेटा टाइप्स होते हैं, ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स।
या फिर बेसिक डेटा टाइप्स, जो कि सी लैंग्वेज का बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए भी जिसकी जरूरत पड़ती है। दूसरा यहाँ पे है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। द डेटा टाइप्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप आर रेफर्ड टू एज डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जैसे कि अरे, पॉइंटर एंड फंक्शन। एंड ये जो डेटा टाइप्स है ये प्रॉपर एक चैप्टर के तौर पे है सी लैंग्वेज के बुक में। अभी तक बुक आपने नोटिस की होगी तो उसमें आपने चैप्टर्स देख लिए होंगे कि अरे का चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, पॉइंटर का चैप्टर देखने को मिलेगा, फंक्शन का चैप्टर देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि डिराइव्ड डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, तो जो अरे है, पॉइंटर है एंड फंक्शन है, ये आपके डिराइव्ड डेटा टाइप्स है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से हैं, तो जो इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये कैसे डेटा टाइप है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। इसके साथ ही एक टर्म होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी इस केस में आप डेटा टाइप्स को खुद बनाते हो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, इसमें डेटा टाइप्स आप खुद बनाते हो। तो ये आगे आप चैप्टर्स पढ़ोगे, स्ट्रक्चर का चैप्टर है, यूनियन है, इनम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, पॉइंटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल, बट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए डेटा टाइप का टॉपिक है कि टोटल डेटा टाइप कितने हैं, 3 तरीके के, प्रिमिटिव, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। आई होप कि ये तीनों टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें क्या चीजें आती है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है वेरिएबल। देखो वेरिएबल की अगर हम बात करें तो ये डेटा टाइप का एक हिस्सा है। इवन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वेरिएबल का एग्जांपल भी दिया है। ये जो आप वैल्यू 1 यहाँ पे देख पा रहे हो, यही वेरिएबल है। इसे आइडेंटिफायर भी बोलते हैं एंड वेरिएबल भी बोलते हैं। बट मैंने आपको छोटा सा डेमो दिया है अभी इसका, इन डिटेल अभी हम इसको कवर करने वाले हैं। दूसरा, वेरिएबल को कवर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जितने भी आप प्रोग्राम बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, सब में वेरिएबल का यूज है। बिना वेरिएबल के आप काम कर ही नहीं पाओगे। दूसरा, एग्जाम्स में वेरिएबल से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं, लाइक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है जिसका पूछना नहीं पूछना कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स को परेशान करने के लिए पूछ लेते हैं। नंबर 1, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। आपको सुन के लगा रहा होगा कितना हैवी टर्म हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, या फिर इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। एंड मैं आपको बताऊं कि डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना दोनों ही आप सीख चुके हो अभी थोड़ी देर पहले, बट थ्योरेटिकल इसका आंसर देना आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। तो अभी इन डिटेल हम कवर करने वाले हैं कि वेरिएबल में डिक्लेरेशन क्या पार्ट है, इनिशियलाइजेशन क्या पार्ट है, एंड वेरिएबल से रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें अभी पॉइंट बाय पॉइंट हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं डेफिनेशन से, क्योंकि बुक्स में या फिर मैं बात करूं एग्जाम्स में आपका लिखना भी जरूरी है, तो डेफिनेशन भी कवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ वेरिएबल is a user defined name. A variable is a user defined name assigned to a memory location. अब देखो इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम वेरिएबल की बात करें तो ये एक यूजर डिफाइंड नेम है। यूजर कौन है? हम हैं जो कि कोड लिख रहे हैं। तो यूजर के द्वारा डिफाइन क्या हुआ एक नाम है जिसके अंदर एक मेमोरी एलोकेट की जाती है, जिसके अंदर वैल्यू को रखा जाता है। अब इसी चीज को प्रैक्टिकली तौर पे समझते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा जो कि क्या है, वैल्यू 1। तो मैं यूजर हूं और इस वैल्यू 1 को किसने डिफाइन करा? मैंने डिफाइन करा। मैं चाहता तो यहाँ पे num1 भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो फर्स्ट वैल्यू भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख सकता हूँ। तो वो कौन डिफाइन कर रहा है? वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जिसके यहाँ पे ये समझना मुझे जितना आसान लगे वो नाम या वो आइडेंटिफायर या वो वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू 1 मैंने लिखा है ये यूजर डिफाइंड एक वेरिएबल है जो कि हम हमारे डेटा के यहाँ पे एड ऑन करते हैं। अगर मान लो कि वहां पे मेरे पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें हम एडिशन कर रहे हैं, तो वेरिएबल नेम क्या होगा? एडिशन होगा। सम हो सकता है, टोटल हो सकता है। तो वो किसके बिहार पे? वो यूजर के बिहार पे है। जैसा मैं डिफाइन करूंगा वैसा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप एक वेरिएबल लिखते हो तो वो क्या करता है? एक मेमोरी एलोकेट करता है, जिस मेमोरी के अंदर में हम एक वैल्यू को रखते हैं। अब आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या है? यूजर डिफाइंड, यानी कि यूजर के द्वारा दिया गया एक नाम। अब ये करता क्या है वेरिएबल? ये एक मेमोरी देता है वैल्यू के लिए, जिसके अंदर हमें जो भी वैल्यू रखनी है वो हम रख पाते हैं। अब ध्यान देते हैं दूसरे लाइन पे, अ वेरिएबल होल्ड अ वैल्यू दैट कैन बी मॉडिफाइड एंड रीयूज मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसको हम जब चाहे तब मॉडिफाई कर सकते हैं एंड उसका यूज हम बार बार कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोड को देखो, मैंने इसे यहाँ पे 3 बार और लिख दिया, तो ये जो मैंने वेरिएबल है इसका बार बार यहाँ पे यूज किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया। इसके साथ ही जब आप एडिशन करोगे, सबट्रैक्ट करोगे,
तो हर टाइम हम इसकी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के साथ में मिक्सअप करेंगे, जिसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, बार बार मॉडिफाई हो रही है। हम इसका जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और जब भी हम किसी दूसरी वैल्यू के साथ में इसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये मॉडिफाई भी होता है, जो कि आप आगे के प्रोग्राम्स में देखोगे। अगर मैं ऐड करूंगा, मेरे पास इसमें लिखा है 10 और मैं एक दूसरी वैल्यू है मेरे पास वो है 20, तो जब मैं इसको इसके साथ एड ऑन करता हूं तो वैल्यू मॉडिफाई हुई, मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगी, 30 बन जाएगी। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो पा रहा होगा। साथ ही जब भी मैं चाहूं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं। अगर मैं यहां से 7.89 कर दूं तो ये वैल्यू इसकी चेंज हो गई। तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कभी भी आप मॉडिफाई कर सकते हो एंड जितनी बार चाहो आप उसे रीयूज कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म की। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एंड बहुत ही ईजी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोडिंग का पार्ट है और दूसरा वाइवा में पूछा जाता है। एंड सिंपल इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ईजी है। अभी आप देखोगे तो आप बोलोगे ये तो कुछ नहीं है। देखो कहने का मतलब क्या है, डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिक्लेयर करना, यानी किसी चीज को बताना, वो हो गया डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो कि मैंने इंट लिखा और एक नाम लिखा, तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। कहने का मतलब कि जब मैंने कोड लिखा था, एग्जाम्पल के लिए जब हम ये कोड लिख रहे थे और इस कोड में जब मैंने इतना ही लिखा था, इसका मतलब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। हमने फ्लोट को बता दिया कि जो हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं वो हम किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, वैल्यू 1 के बिहाफ पे, यानी हमारा आइडेंटिफायर या वेरिएबल क्या है, वैल्यू 1। तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब आप ही बोलो कि ये चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले करी थी एंड प्रैक्टिकली बेसिस पे ये कितना ज्यादा इजी टर्म है। इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि अगर हम बात करें कि हमने एक बार डेटा टाइप लिखा तो उसके बाद हम मल्टीपल वेरिएबल्स को मेंशन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पे आए एंड यहाँ पे मैं लिखा वैल्यू 1, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 56, मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंट कर देता हूँ। आप फ्लॉट में भी कर सकते हो, बस डेसिमल वैल्यू से लिखनी पड़ेगी। तो वैल्यू 1 लिखा मैंने 56, फिर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ये डिक्लेरेशन हुआ एंड इसके अंदर हम वैल्यू को अब इनिशियलाइज कर रहे हैं। जब हम इक्वल करके इसके अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करी 78, फिर हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया जो कि है वैल्यू 3 और इसके अंदर हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं 55। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए एंड तीनों वेरिएबल को वैल्यूज के साथ में इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रिंटफ किया, इसको हम हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। हम क्या लिख रहे हैं, %d इस वैल्यू के रेफरेंस के लिए, और यहाँ पे ये वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू है ये वाला, यानी ये वेरिएबल का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिखूंगा वैल्यू 1, फिर यहाँ पे आए एंड मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ और हमने यहाँ पे इसको चेंज किया, बस हमने वेरिएबल का नाम चेंज किया। देखो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि मैं सिंपली इसे करता हूं एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन पे क्लिक। तो यहाँ पे देखो 56, 78, 55 इस तरीके से लिख के आ रहा है। आप चाहो तो इसे और भी बेहतर तरीके से लिख सकते हो, अभी ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो हमें यहाँ पे करना है क्या, देखो हमें आना है %d के अंदर में, यहाँ पे मुझे लिखना है फर्स्ट वैल्यू। जब भी आपको नरेशन दे रहे हो या कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हो तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि वो होना चाहिए डबल कोट्स के अंदर में। %d भी डबल कोट्स के अंदर में आएगा और जो भी चीज आप लिख रहे हो वो भी इसके अंदर आएगा। तो हमने किया इक्वल, इसके साथ ही मुझे यहाँ पे एक लाइन ब्रेक करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो आपको /n देना पड़ेगा। अभी मैं नहीं देता, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो आप समझ जाओगे भी। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे लिखा सेकेंड वैल्यू, इस तरह से इक्वल किया एंड सिंपली आ गया। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने लिखा थर्ड वैल्यू इस तरह से एंड इक्वल किया। मतलब जो भी नरेशन आपको लिखना आप लिख सकते हो। आप एग्जीक्यूट में जाओ, कंपाइल एंड रन कर दो। आते हो कि फर्स्ट वैल्यू 56, सेकंड वैल्यू 78, थर्ड वैल्यू 55। अब यहाँ इशू क्या है, इशू ये है कि सब आ रहा है एक लाइन में, हमें चाहिए एक लाइन में एक आना चाहिए, दूसरी लाइन में दूसरा, तीसरी लाइन में तीसरा। तो यहाँ पे हम करेंगे लाइन ब्रेक। तो यहाँ पे /n करना है आपको, क्या करना है /n, फिर यहाँ पे आए /n कर देंगे एंड सिंपली अब इसको हम यहाँ पे करेंगे कंपाइल एंड रन। आते हो कि फर्स्ट वैल्यू 56, सेकंड वैल्यू 78, थर्ड वैल्यू 55, प्रॉपर मैनर में आ गया। तो इस तरीके से भी आप चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो।
अब आपने देखा कि हमने यहाँ पे किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर उसमें वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, एंड किस तरीके से हम यहाँ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, %d से हम वैल्यू को रेफरेंस दे रहे हैं एंड वैल्यू 1 लिख के हम वेरिएबल को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ही अगर हम बात करें इनिशियलाइजेशन की, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप डेटा टाइप लिख के सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल लिख रहे हो तो उसको बोलेंगे डिक्लेयर करना, और इंट लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा एंड इक्वल करके इसके अंदर अगर हमने वैल्यू डाल दी तो उसको हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। तो डिक्लेरेशन भी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एंड इनिशियलाइजेशन भी आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म की, जो कि वेरिएबल से रिलेटेड है एंड ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी तो हमने बिल्कुल शुरुआत करी वेरिएबल की, तो कुछ बेसिक्स आपको जरूर पता होना चाहिए, जो कि है रूल्स फॉर वेरिएबल। अब वेरिएबल जब आप इनिशियलाइज करते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि अगर आप वेरिएबल मेंशन कर रहे हो या आइडेंटिफायर मेंशन कर रहे हो तो वो या तो अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे इस वेरिएबल को देखो तो यहाँ पे जो मैंने इसको शुरू किया, मैंने किससे शुरू किया, अल्फाबेट से, यानी ABCD से शुरू किया। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 या 2 लिख दूं तो यहाँ पे मुझे एरर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखोगे, मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि नीचे में मुझे एरर शो कर रहा है, मैसेज शो कर रहा है कि आपने गलत लिखा है। क्योंकि रूल क्या है कि आप वेरिएबल को कभी भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते। दूसरा आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आपने यहाँ पे अल्फाबेट भी लिखा एंड नंबर भी लिखा, जैसे कि हमने लिखा वैल्यू 1, इस तरीके से तो हमें कोई एरर नहीं मिला। इसके साथ ही आप ये चाहो कि अगर आपको स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा, अंडरस्कोर वैल्यू, तो भी मुझे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिलेगा। जैसे मैं इसको कंपाइल करूं तो आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं मिल रहा, मुझे बस यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो आपने अंडरस्कोर लिखा है ये आपने यहाँ मेंशन नहीं किया, तो मैं अंडरस्कोर को मेंशन कर देता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल किया तो अब देखो यहाँ पे मुझे कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 2 वर्ड का वेरिएबल बना रहे हो, जैसे कि एक वर्ड हुआ फर्स्ट और एक वर्ड हुआ वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू के बीच में यहाँ स्पेस आ रहा है, इसको बोलते हैं व्हाइट स्पेस। तो कभी भी आप वेरिएबल बना रहे हो तो उसमें 2 वर्ड्स का अगर वेरिएबल है तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस मेंशन करने के लिए आप यहाँ अंडरस्कोर दे सकते हो। नॉर्मली 0 के साइड में आपको शो करेगा, शिफ्ट होल्ड करके आप दबाओगे तो आपको यहाँ अंडरस्कोर देखने को मिल जाएगा। ये चीज हमारी डिट्टो नीचे भी होनी चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं, आप देखोगे कि एरर 0 वार्निंग 0। सो मैंने यहाँ पे आपको एक ही बार में क्लियर कर दिया। आप देखोगे वही है कि वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। यू कैन यूज डिजिट, अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर, लेकिन डिजिट हमें कभी भी स्टार्टिंग में नहीं देना। आप देखोगे यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने कहीं पे भी डिजिट नहीं दिया है, आप बाद में दे सकते हो डिजिट, अंडरस्कोर, लेकिन स्टार्टिंग में आपको नहीं देना। नो वाइट स्पेस अलाउड इन वेरिएबल नेम। अगर हम फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू करके 2 वर्ड्स का वेरिएबल लिख रहे हैं तो उसके बीच में हमें गैप नहीं देना, स्पेस नहीं देना। इसके साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है कि वेरिएबल नेम शुड बी नॉट सेम एज कीवर्ड। जैसे आगे आप पढ़ोगे कई ऐसे आपके कीवर्ड है, लाइक कीवर्ड इन द सेंस कि मान लो फ्लोट है, फ्लोट आपका एक कीवर्ड है जो कि पहले से सी की लाइब्रेरी में ऐड है, तो आपको फ्लोट नाम से वेरिएबल नहीं बनाना, आपको स्विच नाम से वेरिएबल नहीं बनाना। स्टैटिक, कैर, जो भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के, आपको वो एज अ वेरिएबल नेम नहीं लेना है। वो लोगे तो आपको एरर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ स्विच लिखा है, आप स्विच का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ोगे। अगर मैं यहाँ पे स्विच लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं स्विच, इस तरीके से हम लिख देते हैं स्विच, इसको काट ही देते हैं, बार बार हमें एरर दे देता है ना, यहाँ पे वहां 2 जगह मुझे चेंज करना पड़ रहा है। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देखोगे यहाँ पे एरर दे रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन फंक्शन नेम एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बिफोर स्विच, ये जो स्विच मैंने लिखा है इसकी वजह से मुझे एरर दे रहा है। इसी की जगह अगर मान लो मैं कुछ और लिख दूं, जैसे मान लो ABC लिख दूं, कुछ भी लिख दूं मैं, और मैं इसे यहाँ पे कंपाइल करूं तो मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा। देखो एरर 0 वार्निंग 0, तो यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं दे रहा। तो ये जो कुछ बेसिक रूल्स है वेरिएबल्स के, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप कि दोस्तों डेटा टाइप एंड वेरिएबल से रिलेटेड जो ये चैप्टर था वो आपको पसंद आया होगा। सॉरी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट इन डिटेल टॉपिक्स को क्लियर करना आपके लिए जरूरी था। आशा करता हूं दोस्तों जो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।